हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम जो है हमारा 8वां लेसन पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी। कोशिका विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में आज हमारा जो है सबसे पहले थोड़ा याद कीजिए कोशिका किसे कहते हैं। वैसे ये तो पार्ट देखा जाए तो कट है, फिर भी हम लोग एक बार जो है रिविजन कर लेते कि शरीर की रचनात्मक कार्यात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ऊतक किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है। शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्रित हुए समान रचना वाले कोशिका समूह को हम ऊतक कहते हैं। प्रत्येक ऊतक स्वयं एक विशिष्ट कार्य करता है। ये सब हम लोग 9th स्टैंडर्ड में उसे पढ़ चुके हैं। फिर क्या ऊतक के संदर्भ में पिछली कक्षा में आपने किस प्रौद्योगिकी की जानकारी का अध्ययन किया। वहाँ पर हम लोगों ने ऊतक संवर्धन और जनुकीय अभियांत्रिकी का अध्ययन किया। फिर ऊतक संवर्धन की विभिन्न प्रक्रियाएं कौन सी है। प्राथमिक संस्कार, प्रजनन, तना मूलांबर, प्रथम दृढ़ीभवन, द्वितीय दृढ़ीभवन, ये सब हम जो है पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मूल कोशिका, स्टेम सेल्स, इसके बारे में। देखो यहाँ पर बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर में स्थित यह एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती है। जो मूल कोशिका होती है वो क्या होती है, जो बहुकोशिकीय शरीर है उसमें स्थित एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती है। कोशिकाएं जो होती हैं वो बहुकोशिकाएं सजीव के शरीर में स्थित अन्य सभी प्रकार की कोशिकाओं को भी जन्म देती हैं। जैसे हमें जो है कहीं घाव लग गया तो घाव को ठीक करने के लिए इन कोशिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्त्री युग्म हो, पुयुग्म हो, इनका फलन होने के लिए युग्मज बनता है। हम लोग जो है लैंगिक प्रक्रिया पढ़े थे ना उसमें, जिससे आगे चलकर सजीव का निर्माण होता है। फिर उसके बाद वृद्धि के प्रारंभिक समय में वो सजीव कोशिका का एक गोला होता है, उसकी सभी कोशिकाएं लगभग एक जैसी होती हैं। इन कोशिकाओं को हम मूल कोशिकाएं कहते हैं। और आगे चलकर यही कोशिकाएं अलग अलग ऊतक का निर्माण करती हैं और अलग अलग कार्य करने लगती हैं। ठीक है, तो मूल कोशिकाएं यहाँ पे क्या है, यहाँ से देखो ये आएगा यहाँ तक। और फिर उसके बाद ये शरीर के किसी भी कोशिका का निर्माण करती हैं। इसी को मूल कोशिका विभेदन कहते हैं। देखो यहाँ मूल कोशिका की परिभाषा है, मूल कोशिका विभेदन, शरीर की किसी भी कोशिका का निर्माण करती हैं, इसी को मूल कोशिका विभेदन कहते हैं। परंतु एक बार ऊतक के बन जाने पर उसमें स्थित कोशिकाएं ज़्यादातर उनके समान कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। शरीर के सभी भागों में यही स्थिति पाई जाती है, लेकिन कुछ स्थानों पर यह मूल कोशिकाएं अधिक समय तक रहती हैं। माता के गर्भाशय में गर्भ जिस नाल से जुड़ा होता है, नाल जो है बच्चा नाल से जुड़ा रहता है ना, वह नाल में मूल कोशिका होती है। भ्रूण के पूरक पोटी यानी ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में भी मूल कोशिकाएं होती हैं। पूर्ण वृद्धि हुए सजीवों के शरीर में भी रक्त, अस्थि मज्जा, वसीय, संयोजी ऊतक, रक्त में मूल कोशिकाएं होती हैं। देखो मूल कोशिकाएं कहाँ कहाँ होती है, सब ध्यान रखना। यहाँ से पूरा जो है ये सब पॉइंट्स बना के इन मूल कोशिकाओं के उपयोग में विभिन्न ऊतकों का निर्माण और किसी अंग के ह्रास हुए भाग का पुनर्निर्माण करना संभव हुआ है। जिस प्रकार वनस्पतियों में कलम लगाई जाती है, उसी प्रकार मानव का अंग बीज प्रत्यारोपण भी संभव हो गया है। मूल कोशिकाओं का जतन, देखो मूल कोशिकाओं का जतन करने के लिए क्या करते हैं, जो नाल में स्थित रक्त अस्थि मज्जा, कोरक पूटी की भ्रूण कोशिकाएं, इनके नमूनों को सावधानी पूर्वक जमा करके उन्हें जंतु विरहित छोटी छोटी कुपियों में रखा जाता है। ये कुपियाँ जो होती 135 डिग्री -135 डिग्री से -190 डिग्री इतने कम तापमान पे द्रव रूप नाइट्रोजन में रखी जाती है। ये मूल कोशिकाओं का जतन किया जाता है। इससे फिर क्या होगा, यहाँ पर आगे चलकर अगर कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी का जो है इलाज किया जा सकता है। फिर यहाँ पे मूल कोशिकाओं का अनुसंधान, वैसे यहाँ पर ये जरा सोचिए तो दिया है, लेकिन अभी यहाँ पर इसकी ज़रूरत, ये जो है कट है, फिर भी देख लेते हैं। जिस प्रकार वनस्पतियों में कलम लगाई जाती है, क्या उसी प्रकार मानव में अंग प्रत्यारोपण संभव है। तो देखो जिस प्रकार वनस्पति में कलम लगाई जाती है उस प्रकार मानव में कलम नहीं लगाई जा सकती, परंतु मानव में यकृत, वृक्क, हृदय, नेत्र, इन अंगों का प्रत्यारोपण हो सकता है, यानी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ना। ये दूसरे का जो है यहाँ पर यकृत है, वृक्क है, वृक्क यानी किडनी, यकृत यानी लीवर, हृदय यानी हार्ट, नेत्र यानी आँख, हम इसको जो है दूसरे के
का ये जो है इसमें लगा सकते हैं, इसलिए अंग प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मूल कोशिका का अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी की सबसे क्रांतिकारी घटना मूल कोशिकाओं का अनुसंधान है। मूल कोशिका के अनुसंधान के कारण संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान में अनेक परिवर्तन हुए। स्रोत के आधार पर मूल कोशिका के 2 प्रकार हैं, भूमीय मूल कोशिका, वयस्क यानी प्रौढ़ मूल कोशिका। देखो मूल कोशिका का संशोधन क्या है। पहला कि क्या दिया है, निषेचित अंडे या डिम से भ्रूण तैयार होता है। भ्रूण की कोशिका में विभाजन तथा विभेदन होता है। इन कोशिकाओं को मूल कोशिका कहते हैं। गर्भधारण करने के बाद 14वें दिन में कोशिका विभेदन आरंभ होता है और ये विभेदन के कारण क्या होता है, भ्रूण की मूल कोशिका से 220 प्रकार की कोशिकाएं जैसे अस्थि कोशिका, यकृत कोशिका, तंत्र कोशिका इत्यादि कोशिकाएं निर्मित होती हैं। देखो यहाँ पर गर्भधारण के 14वें दिन, ठीक है, कोशिका विभेदन आरंभ होता है और इस विभेदन के कारण कितने प्रकार की कोशिका, 220 प्रकार की कोशिकाएं का निर्माण होता है। मूल कोशिका अविभेदित होती है। मूल कोशिका प्राथमिक स्वरूप वाली, स्वयं की पुनरावृत्ति करने वाली की क्षमता रखने वाली मानवीय कोशिकाओं की जनक कोशिका होती है। ये सब एक एक पॉइंट्स ध्यान रखना। देखो हाँ, मूल कोशिका में बहुविविधता का गुणधर्म पाया जाता है। मूल कोशिका के विभेदन के पहले मूल कोशिका निकालकर प्रयोगशाला में उनकी वृद्धि की जाती है। मूल कोशिका को विशिष्ट जैव रासायनिक संकेत देकर उनका रूपांतरण इच्छित कोशिका में किया जा सकता है। इन कोशिकाओं के ऊतक निर्मित किए जाते हैं। तत्पश्चात इन ऊतक का रूपांतरण इच्छित अंगों में किया जा सकता है। और फिर इसके बाद है वयस्क प्रौढ़ मूल कोशिका। मूल कोशिका के 2 प्रकार हैं। ये दूसरा प्रकार क्या है, व्यक्ति के शरीर से प्राप्त की गई मूल कोशिका को वयस्क या प्रौढ़ मूल कोशिका कहते हैं। वयस्क व्यक्ति के शरीर से मूल कोशिका प्राप्त करने के 3 प्रमुख स्रोत हैं, अस्थि मज्जा, एडिपोस या लिपिड ऊतक अथवा वसीय संयोजी ऊतक और तीसरा रक्त। इस प्रकार बच्चे के जन्म के तुरंत बाद गर्भनाल के रक्त तथा अपरा से मूल कोशिका प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए आजकल देखो बच्चा होता है तो उसका आजकल जो है नाल को, गर्भनाल को जो है ये सेव करके रखते हैं, उसको फ्रीज करके रखते हैं ताकि अगर बच्चे को कोई बीमारी हो, पहले ये सब नहीं होता था, अगर बच्चों को कोई बीमारी हो तो फिर जो है इससे उसका इलाज किया जा सकता है, इससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मूल कोशिकाओं का उपयोग क्या है, पुनर्जीवन उपचार। पहला है सेल थेरेपी, जैसे मधुमेह ने डायबिटीज़, हृदय रोग का झटका यानी हार्ट अटैक, अल्जाइमर का रोग यानी कंपवाल, पार्किंसन का रोग आदि के कारण निष्क्रिय हुए ऊतक को बदलने के लिए मूल कोशिका का उपयोग किया जाता है। फिर एनीमिया, लुकोमिया, थैलेसीमिया आदि रोगों में लगने वाली रक्त कोशिकाएं बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग क्या क्या है, ये पहला पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट क्या, अंग प्रत्यारोपण। यकृत, किडनी जैसे अंग निष्क्रिय होने पर मूल कोशिकाओं से वे अंग बनाकर उनका प्रत्यारोपण किया जाता है। फिर यहाँ पे देखो निरीक्षण कीजिए, क्या बोला है, कुछ आकृति दी है, उनके आधार पर मूल कोशिका अंग प्रत्यारोपण के बारे में चर्चा करो। क्या दिया, मूल कोशिका की कई कोशिकाएं पैदा करने की क्षमता और जैव तंत्र ज्ञान से हृदय वृक्क प्रत्यारोपण करते हैं। देखो ये मूल कोशिका और उसके अवयव हैं, यहाँ पे ये जो है दिया हुआ है, तुम्हारे बुक में भी ये डायग्राम्स दिए गए। मस्तिष्क है, ठीक है, फिर यहाँ पर जो यकृत है, हृदय है, ठीक है, अस्थि है, हड्डी है, मूल कोशिका है। तो ये यहाँ पर क्या दिया है, मूल कोशिका, ठीक है, उसके आधार पे और अंग प्रत्यारोपण के बारे में, मतलब मूल कोशिका और कौन सा अंग का प्रत्यारोपण उसके बारे में दिया गया है। अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, अकार्यक्षम अंग को बदलने के लिए रोगी का प्राण बचाया जा सकता है। किडनी प्रत्यारोपण, त्वचा प्रत्यारोपण, तुमने देखा होगा ना, स्किल का भी जो है इलाज हो जाता है। आदि कार्य करते समय दाता तथा जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह रोग, आयु इत्यादि की जांच की जाती है। लेकिन जब यहाँ पे प्रत्यारोपण होता है तो पहले जो दे रहा है और जिसको ज़रूरत है वो दोनों व्यक्ति का ब्लड जो है, ब्लड सैंपल का
उसके कोई रोग तो नहीं है, उसकी आयु, ये सब की जांच होती है, सावधानी पूर्वक उनका ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार अंग दान करने वाले व्यक्ति का स्वस्थ होना भी आवश्यक है, उसको कोई बीमारी ना होने पाए, वो स्वस्थ रहे। किडनी तथा त्वचा का प्रत्यारोपण करने के लिए अंगदान करने वाले व्यक्ति का जीवित रहना आवश्यक है। हम जो देखो यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है मृत्यु के बाद, लेकिन आंखें भी दान कर सकते, लेकिन किडनी और त्वचा जो होता है वो व्यक्ति जो है वो जीवित होना चाहिए तो ही उसका वो अंगदान कर सकता है। क्योंकि देखो शरीर में 2 किडनी होती है तो एक किडनी वो दान कर सकता है, एक किडनी से जो है व्यक्ति अपना कार्य कर सकता है। परंतु यकृत, हृदय, नेत्र इत्यादि अंगों का दान मरणोपरांत ही किया जाता है। यहाँ पे देखो मूल कोशिका का उपचार दिया हुआ है किस तरह से, तो यहाँ पर ये आकृति द्वारा समझाया गया है। फिर यहाँ पे देखो अंग दान और देह दान, ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन। इसमें क्या बोला है कि मानव की मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का कोई भी भाग उपयोग नहीं होता है, उसके शरीर का केवल अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके स्थान पर शरीर का जो अंग अच्छी स्थिति में है अंगों का दान किया जा सकता। अंग दान, देह दान जरूरतमंद रोगी को करना चाहिए। किसी व्यक्ति को जीवन दान, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, यही अंगदान और देहदान का मुख्य उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या, अंगदान और देहदान लोग क्यों करते, ताकि किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा स्वस्थ जीवन मिल सके। विज्ञान की प्रगति के कारण अंगदान संभव हुआ है। उत्तम कार्य के लिए लोग जो है आज लोगों का जागरूक होना आवश्यक है, मतलब लोगों को जागरूक होना जरूरी, क्योंकि देखो शरीर जब मृत हो गया तो उसका कोई उपयोग ही नहीं है ना, वो तो केवल अंतिम संस्कार उसको जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। तो उससे अच्छा अगर शरीर, हमारे जो शरीर है, अगर उसका अंग दान करके किसी के ज़रूरत के लिए हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ऐसे इसीलिए अंगदान के लिए जागरूक होना चाहिए। आजकल लोग जो हैं वैसे बहुत से लोग जागरूक हो गए हैं, लोग जो हैं अंगदान के लिए अपना फॉर्म भरे हैं, रजिस्टर करना पड़ता है ना। अंगदान करने से अनेक व्यक्तियों के प्राण बचाए जा सकते हैं। अंधे व्यक्ति को नेत्र की ज्योति प्राप्त हो सकती है। यकृत, किडनी, वृक्क, हृदय का वॉल्व, त्वचा इत्यादि अंगों का दान किया जा सकता है। फिर देहदान, तो यहाँ पे क्या बोला, देहदान करने से चिकित्सा शास्त्र में अनुसंधान करने के लिए शरीर का देह उपलब्ध हो जाता है। देखो अंगदान क्या हुआ कि हमारा कोई भी पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स जो है उसका दान, लेकिन देहदान यानी पूरी की पूरी बॉडी ही दे देना। क्यों देना, क्योंकि देखो मेडिकल में क्या है, हमेशा रिसर्च होते रहते हैं, तो रिसर्च होने के लिए उनको शरीर की ज़रूरत है, और वो शरीर की ज़रूरत जब कोई देगा तभी ना ले सकते, नहीं तो लोग सबका अंतिम संस्कार ही कर लेंगे। इसके लिए देहदान भी बहुत आजकल आवश्यक हो गया। अंगदान और अंग प्रत्यारोपण करने के लिए कानून बनाया गया है, ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन एक्ट। ठीक है, कानून का नाम क्या है, ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994। मानवीय अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 नामक कानून के अंतर्गत अंगदान या प्रत्यारोपण किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जाकर जो है अंगदान नहीं कर सकता, ये जो नियम है इसके अंतर्गत ही हम कर सकते हैं, सब फॉर्म्स भराए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है पार्ट 1 इस चैप्टर का ख़त्म होता है। बाकी का टॉपिक अगले वीडियो में। थैंक यू।